सिद्धार्थ पीवीटी आईटीआई ट्रेड वेल्डर एंड फिटर। मैं शिव सर आप लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे। बीमारी का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि पहले से भी और भी सुरक्षित और संयमित रहने की आवश्यकता है। आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल टर्म्स। एक स्किल्ड वेल्डर एंड फिटर को इस टर्म्स की भली भांति नॉलेज होना ही अत्यंत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं एक एक कर। पहला है अल्टरनेटिव करंट, जिसे संक्षेप में एसी करंट कहते हैं। इसे परिभाषित इस प्रकार से किया गया है, यह इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो इक्वल फ्रीक्वेंसी पर होने वाले वोल्टेज के चेंजेस के कारण अपनी डायरेक्शन दिशा को बार बार बदलती रहती है, इसलिए इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अर्थात ये अपना जो है डायरेक्शन चेंज करते रहती है। दूसरा है एम्पेयर, यह ओम के रेसिस्टेंस के आर पार लगने वाले वोल्ट से उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रिक करंट होता है। यह एक कूलम पर सेकेंड के इक्वल बराबर भी होता है। तीसरा है बैटरी, यह दो या दो से अधिक सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें इलेक्ट्रिक करंट प्रदान करने के लिए आपस में जोड़ा जाता है। सिंगल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है को भी कभी कभी बैटरी कहा जाता है। चौथा है कैपेसिटर, यह एक डिवाइस होता है जो कंडक्टिंग प्लेट्स या इलेक्ट्रिकल मटेरियल की थिन पतली इंसुलेटिंग लेयर अलग हुई फॉल में इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फैराड्स में मापा जाता है। पांचवा है सेल, यहाँ या हम लोगों से मिस्टेक होती है कि सेल और बैटरी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि पहले ही मैंने बताया कि बैटरी दो या दो से अधिक सेल्स का ग्रुप होता है, जबकि सेल या सिंगल डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कभी कभी इसे उल्लेख बैटरी भी कहा जाता है। छठा कंडक्टर, यह मेटल से बना होता है जो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देता है, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर सबसे अच्छा गुड कंडक्टर सिल्वर तथा सबसे अच्छा कंडक्टर जनरली कॉपर होता है। सातवां है कूलम, यह एक सेकेंड के लिए 1 एम्पेयर के करंट द्वारा ट्रांसमिट किए हुए इलेक्ट्रिक चार्ज की व्यवहारिक इकाई है, जिस पर चार्ज 6.2418 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ले जाने का चार्ज होता है। आठवां है डायोड, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर होता है जो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। नौवां है डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी करंट भी कहते हैं, यह एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट होता है। 10वां जनरेटर, यह रोटेटरी मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। 11 है ग्राउंड, यह एक इलेक्ट्रिकल करंट और अर्थ के बीच कंडक्टिंग कनेक्शन होता है। चौथा है हॉर्स पावर, यह पावर की इकाई है जो 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट है जिसको इम्पीडेंस कहते हैं, यह एसी अल्टरनेटिव करंट सर्किट में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस का करंट के फ्लो का कुल रेसिस्टेंस होता है। इसकी जो है मात्रा ओम में मापी जाती है। नेक्स्ट है इंडक्टेंस, यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट की विशिष्ट है जिसमें करंट की विविधता से इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस में करंट की विविधता को हो सकती है। नेक्स्ट जानते हैं हम जूल, यह कार्य या ऊर्जा की इकाई और यह प्रति सेकेंड 1 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा
3,60,000 जूल्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है किलोवाट। यह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की इकाई होती है जो 1000 वोल्ट्स के बराबर होती है। 8वां जानते हैं हम किलोवाट के बारे में। यह पावर की इकाई है जो 1000 वाट्स के बराबर होती है। इसके बाद जानते हैं हम लोग लोड है क्या। तो यह एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के साथ जुड़ा होता है और इलेक्ट्रिकल पावर की खपत करता है। अब जानते हैं जनरेटर के बारे में। जनरेटर है क्या। यह एक रोटेटरी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब आती बात हर्ट्ज की। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की इकाई है। 1 हर्ट्ज वह सोर्स के प्रति सेकेंड एक पूर्ण साइकिल के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ओम। ओम क्या है। तो यह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की इकाई है। 1 ओम का सर्किट रेजिस्टेंस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस होने पर 1 एम्पेयर का करंट पास करता है। अब हम जानते हैं ओम लॉ, ओम का नियम। यह वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट के बीच संबंध की व्याख्या करता है। इसे जहाँ वोल्टेज को ई से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से और करंट को एम्पेयर में डिनोट करते हैं, अर्थात I = E डिवाइडेड बाय R। नेक्स्ट है ओपन सर्किट वोल्टेज। यह एक बिना कोई लोड जुड़े होने पर पावर स्रोत द्वारा उत्पन्न किया हुआ मैक्सिमम वोल्टेज होता है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग ओवरलोड के बारे में कि ओवरलोड है क्या। तो यह किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अपनी निर्धारित करंट से अधिक करंट पर काम करता है। ओवरलोड के कारण खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जैसे ओवरहीटिंग का नुकसान हो सकता है। अब आता है बात पावर की। यह कार्य करने की दर या एनर्जी ट्रांसफ़र की दर है। नेक्स्ट है पावर फैक्टर। यह ऐसी इलेक्ट्रिक प्रणाली या लोड में डिलीवर की हुई वास्तविक पावर और स्पष्ट पावर के बीच का अनुपात होता है। इसका मान हमेशा 0.0 से 1.0 या 0% से 100% होता है। एक यूनिट पावर फैक्टर 1.0 प्रकट करता है। करंट वोल्टेज के साथ फेज में है और रिएक्टर पावर 0 होती है। अब जानते हैं RMS। RMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RMS का पूर्ण रूप होता है रूट मीन स्क्वायर। यह समय समय पर बदलती इलेक्ट्रिकल वेव का प्रभावी माप होता है। अब बात आती है शॉर्ट सर्किट की। इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट सर्किट है क्या। तो यह इलेक्ट्रिकल सर्किट के पॉइंट के बीच बिना जानबूझ के बनने वाला एक लो रेजिस्टेंस कनेक्शन होता है जो सामान्य से बहुत अधिक करंट फ्लो होने देता है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग वेव के बारे में। साइन वेव यह एक आदर्श इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अल्टरनेटिव वोल्टेज या करंट वेव का विशिष्ट आकार है। यह आकार समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के ज्योमेट्रिकल साइन की तरह ही होता है। अब हम लोग जानते हैं मोटर। जो मोटर आता है वो कितने तरह का आता है। तो मोटर आपका सिंगल फेज और 3 फेज में आता है। अब बात आती है सिंगल फेज है क्या। यह एक ऐसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम व लोड है जिसमें सिंगल अल्टरनेटिव वोल्टेज के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किए हुए कंडक्टर्स का कम से कम एक पेयर मिलता है। इस प्रकार की सिस्टम 3 फेज की सिस्टम से सरल होती है, परंतु जब अधिक पावर डिलीवर करनी होती है तब यह उतनी पावर डिलीवर नहीं कर पाती है। तब यह इसके लिए
योग्य नहीं है। अब बात आती है 3 फेज की। यह एक ऐसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या लोड है जिसमें अल्टरनेटिव वोल्टेज के अंतर्गत 3 कंडक्टर्स में साइकिल के 1/3 1/3 फेज अंतर होता है। इस प्रकार की सिस्टम का सिंगल फेज पर यह लाभ होता है कि एक समान इम्पेसिटी वाले कंडक्टर्स का प्रयोग करते हुए इसमें अधिक पावर को डिलीवर किया जा सकता है, और वास्तविकता यह है कि यह पल्सेटिंग पावर की अपेक्षा प्रत्येक साइकिल में फिक्स पावर प्रदान करती है, जैसा कि सिंगल फेज में नहीं होता है। जहां हैवी मोटर्स को चलानी होती है वहां पे 3 फेज मोटर्स का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो यह एक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को विभिन्न वोल्टेज और करंट में चेंज करता है, परिवर्तित करने का काम करता है। अर्थात ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करने का साधन है। अब बात आती है वोल्ट। वोल्ट है क्या। यह एक एम्पेयर करंट को एक ओम रेसिस्टेंस के आर पार ले जाने वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफेंस या प्रेशर है। अब बात आती है वोल्टेज ड्रॉप है क्या। यह पावर स्रोत और लोड के बीच बाधा के कारण वोल्टेज का घटाव है। ये बाधाएं वायरिंग और ट्रांसफार्मर के कारण होती है और इनको जहां तक हो सके कम किया जाता है। नेक्स्ट है फेराइट। यह क्या है। यह एक कैपेसिटेंस की एक इकाई है। 1 कूलम चार्ज 1 फेराइट के कैपेसिटेंस के आर पार 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करता है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है। एक अल्टरनेटिव करंट के प्रति सेकंड साइकिल्स की यह संख्या होती है जिसे हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। अब बात आती है रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस क्या है। यह मटेरियल की विशिष्टता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का विरोध करती है। रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं देता है। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स जिसके बारे में आपने जाना। अब बात आती है आर्क वेल्डिंग टर्म्स। जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो क्या क्या बातें सामने आती हैं। तो सबसे पहला आर्क। आर्क क्या होती है। आर्क वह होती है जो इलेक्ट्रोड के सिरे और बेस धातु के बीच बनती है। रेसिस्टेंस के कारण हीट बनती है। अब आर्क टाइम। यह वह समय है जिसके दौरान वेल्डिंग करते हुए आर्क बनी रहती है। नेक्स्ट है आर्क वोल्टेज। यह वेल्डिंग आर्क के आर पार का वोल्टेज होता है। नेक्स्ट है बैक गॉजिंग। आंशिक रूप में वेल्ड किए हुए जॉइंट की दूसरी साइड से वेल्ड मेटल और बेस मेटल को हटाने के बैक गॉजिंग कहते हैं, जिससे एक साइड से आगामी वेल्डिंग पर पूर्ण पेनिट्रेशन सुनिश्चित हो जाती है। बैकिंग। यह मेल्ट हुई वेल्ड मेटल को आश्रय देने के लिए वेल्ड जॉइंट के रूट पर रखा जाने वाला मटेरियल होता है। अब बात आती है वेयर इलेक्ट्रोड। वेयर इलेक्ट्रोड क्या होती है। यह एक फिलर मेटल इलेक्ट्रोड है जिसमें सिंगल मेटल या एलॉय जिसे वायर, स्ट्रिप या बार आकार में बनाया जाता है जिस पर कोटिंग की हुई नहीं होती है। अब बात आती है बेस मेटल। यह वह धातु है जिसे वेल्ड या ब्रोंज या शोल्डर या काटना हो। बीड किसे कहते हैं। यह कार्य पर या इसके बीच में पिघली हुई इलेक्ट्रोड से डिपॉजिट
हुई फिलर मेटल होती है। अर्थात जो फिलर मेटल वेल्डिंग करते समय मेल्ट होती है, पिघलती है और जॉब के ऊपर एक बीड बनाती है, वह फिलर मेटल का पिघला हुआ रूप होता है। नेक्स्ट है बीवेल। अधिक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाने के लिए, अधिक पेनिट्रेशन पाने के लिए या वर्कपीस के एज पर एक एंगल होता है जिसे काटा या ग्राउंड किया गया होता है। अब है बट जॉइंट। यह क्या होता है? यह लगभग एक ही प्लेन में दो अलाइन किए हुए मेंबर्स के बीच का जॉइंट होता है। इसके बाद बात आती है कंप्लीट फ्यूजन। यह एक फ्यूजन है जो वेल्डिंग से बेस मेटल मटेरियल की दूरी सरफेस पर और सभी लेयर्स पर पासों के बीच पर होता है। नेक्स्ट इसमें बात आती है कनेक्टिविटी की। यह एक वेल्ड बीट रूट फेस से रूट तक धंस जाने को कनेक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद आती है कन्वेक्सिटी। यह एक कन्वेक्स फिलेट वेल्ड के फेस से टोच को जोड़ने वाली लाइन के लंबवत तक की अधिकतम दूरी होती है। अब बात आती है क्रैक। जहां पर वेल्ड में दरार आ जाए या टूट कर अलग हो जाए उसे हम क्रैक कहते हैं। नेक्स्ट आती है क्रेटर। आर्क वेल्डिंग में यह वेल्ड बीड की जहां एंडिंग होती है या पिघली हुई वेल्ड में जो हमारा डेप्थ जो गड्ढा होता है उसमें जहां जमा होती है उसको हम क्रेटर कहते हैं। डिफेक्ट, दोष। वेल्ड का सही ना होना मुख्य दोष होते हैं जैसे क्रैक्स, पोरोसिटी, स्लैग, समावेश और अंडरकट। इसके बाद डेप्थ ऑफ फ्यूजन। बेस मेटल के सरफेस से फिलर मेटल का अंदर तक जो घुसने की डेप्थ, गहराई होती है उसे हम डेप्थ ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो ये थे आर्क वेल्डिंग टर्म्स जिन्हें समझने की ज़रूरत है। इसके पहले मैंने बताया इलेक्ट्रिकल टर्म्स, इसको भी याद रखना है क्योंकि वेल्डिंग करते समय हमें इलेक्ट्रिक की जो है थोड़ी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम जो भी कार्य करेंगे उसको सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसको बढ़िया से सुने और अपने नोटबुक में नोट करें। नोट करने के बाद एक बार दो बार रिपीटेशन ज़रूरी है क्योंकि नया नया जो चीज़ होता है वो जल्दी हमारे भीतर हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हमको समझ समझ के बढ़िया से अपने अंदर इसको स्टोर करने की कोशिश करें। आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।